आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है विश्व का भूगोल। इससे पहले मैंने आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। और इसके PYQ, ठीक, वो मैंने पूरा करा दिया। वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी वीडियो, जाइए उसको पहले देखिए। अगर नहीं देखी है देन उसके बाद विश्व का भूगोल करिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक देख रहे हैं वो है ब्रह्मांड। और पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अमावस्या के दिन। जो सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों वो हमेशा ही अमावस्या के दिन लगता है। और इसमें स्थिति क्या होती है, जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। और जब कभी चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसमें जो है पृथ्वी बीच में आ जाएगी, किसके, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो हमेशा चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से जो है रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, ये क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है आपको। इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर सिलिकॉन आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर जो है आयरन आ जाएगा। ये पूछ रहा है भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट में, ठीक। ऐसे ही जो है आपसे पूछ सकता है पूरे के पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा जो है तत्व कौन सा पाया जाता है, तो फिर उसके लिए ऑक्सीजन लगाएंगे आप, ठीक। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, फिर उसके बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम, और उसके बाद आता है आयरन, ठीक। ये शुरुआत के लगभग 4 आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। ये मैंने किसके लिए बताया, पूरे अर्थ में। और अगर आपसे केवल क्रस्ट पूछे तो फिर ये, ठीक। अगला क्वेश्चन, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रहों की संख्या कितनी है, 274। और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इसी का, वो रिया है। इयोपेटस, डियोन, टेथीस और एंसिलेट्स, मिमास, एटलस, लापेटस, उसके बाद इंगलेट्स, फोइवे, हेलन, ये सभी इसी के उपग्रह के नाम है, ठीक है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, ये सब जो है प्लूटो के थे। और प्लूटो जो है एक बौना ग्रह है जिसको अब हम लोग जो है पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि अब ये सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह है, कौन कौन से, चारोन, स्टिक्स, निक्स, कैरबोरस और हाइड्रा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत नहीं है, बृहत व्रत नहीं है, ठीक है। तो बृहत व्रत कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब ये है बृहत व्रत जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती हैं, बल्कि देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटने का कार्य करती हैं। तो ये जो आपको दिख रही हैं रेखाएं, ये जो है देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं आप कहीं से भी देख लीजिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नजर आएंगी, ठीक है, ठीक। तो ये देशांतर रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर रेखाओं में बांटती है, सही है। ऐसे ही एक विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। अगर हम ये पृथ्वी बनाते हैं तो ये जो है इसकी विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नजर आएगी, ठीक। लेकिन जो अक्षांश रेखा है, ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नजर नहीं आती है, इसका यही मतलब और कुछ नहीं, ठीक है। ये देखिए लिखा है, ग्रेट सर्कल जो है गोले को 2 समान परिस्थितियों वाले गोलार्धों में विभाजित करते हैं। और सभी देशांतरों के साथ विषुवत रेखा भी बृहत व्रत है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहत रेखा नहीं है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, ठीक है। जो ग्रीनविच रेखा है उसके बारे में पूछा गया है, कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजर से होकर नहीं गुजरती है, दिए हुए विकल्पों में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा है ग्रीनविच देशांतर रेखा, इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित है ये। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से देशों को गुजरती है वो यहाँ लिखे हुए हैं। पहला यूके है, फिर फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोगो है, घाना है और अंटार्कटिका है, दक्षिणी ध्रुव। इनसे जो है ग्रीनविच रेखा होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो जो है यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में। अगला टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाताऊ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो क्राकाताऊ जो है इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों, और एक्टिव वोल्केनो है। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, बिल्कुल सही है। यह दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, नहीं पेरू का नहीं, ये इक्वाडोर का हिस्सा है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो केवल एक सही है इसका, ये देखिए इक्वाडोर का हिस्सा है। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, इसमें
15,000 से अधिक द्वीप समूह शामिल हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जो है 15,000 से अधिक द्वीप समूह शामिल हैं और इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये गलत है, ये थोड़ा ज़्यादा संख्या रहती है, लगभग 150 के आसपास नहीं है, 130 के आसपास है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 130 ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या इतनी है। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो इंडोनेशिया है वो रिंग ऑफ फायर में स्थित है, ठीक है। जो रिंग ऑफ फायर बनती है इस प्रकार, उसमें जो है ये इंडोनेशिया पाया जाता है और ये रिंग ऑफ फायर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, ठीक है। महाद्वीप जो है सब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका जो है सबसे बड़ा है। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दिए गए विकल्पों में अफ्रीका सबसे बड़ा था, ठीक। एशिया के बाद क्या आता है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है किस हिसाब से दिए गए हैं, ये सभी जो है क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए हैं, ठीक है। कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा नहीं, आप जो है जनसंख्या के हिसाब से भी याद रखना, जनसंख्या के हिसाब से भी पूछ लेता है, वो भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ये अमेरिका के न्यू हैम्पशायर और माइने में विस्तारित है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। आल्प्स, वॉसेज, विंद और जो है फ्यूजियामा, ये पर्वत दिए गए हैं और ये किस टाइप के पर्वत है उनके बारे में पूछा गया है। तो जो आल्प्स पर्वत हैं वो हैं आपके वलित पर्वत की श्रेणी में आएंगे, फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आएंगे। और जो वॉसेज हैं ये जो है ब्लॉक माउंटेन के श्रेणी में आएंगे। फ्यूजियामा जो है वो एक ज्वालामुखी पर्वत है और विंद जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। तो इस प्रकार आपके सारे सही हो जाएंगे, यहाँ आप ला सकते हैं। आल्प जो है कैसा है, बलित पर्वत है। बॉसेस जो है ब्लॉक माउंटेन है और जो विंद है वो अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल पर्वत है। और जो फ्यूजियामा है वो कैसा है, ब्लॉक वोल्केनो माउंटेन है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ दोबारा मिलाना है। इसमें जो एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ महाद्वीप की दिए गए हैं। तो सीधे आंसर देखते हैं। एंडी जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, अल्ताई जो है एशिया में पाया जाता है, आल्प्स यूरोप में पाया जाता है और अप्लेसिन जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, तो इटली में एपेनाइन जो पर्वत श्रेणी है वो स्थित है, ठीक है। एपेनाइन पर्वत श्रेणी इटली में स्थित है। सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है इसकी कौन सी है, कोर्नो ग्रांडे है, ठीक है। पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा निर्धारित करता है, ये ध्यान रखना है। जो पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है वो फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। वहीं दिनारिक और आल्प्स का विस्तार कहाँ है, अल्बानिया में है, बोस्निया में है, बोस्निया और हर्जेगोविना में है, क्रोशिया आदि देशों में है। और जूरा पर्वत का अगर विस्तार पूछा जाए तो यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड में सीमा पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस तथा स्पेन की सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला कौन सा पर्वत है, वो है पेरेनीज, ठीक है। आंसर डी। पठार के बारे में दिया गया, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 5 किलोमीटर की इसकी औसत ऊंचाई है और ये है 4.5 किलोमीटर से अधिक, तो लगभग मान सकते हो आप 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो है किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिमी भाग को चांगतांग कहते हैं। घाटियों के बारे में पढ़ते हैं। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ जो है कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। कास्ट प्रदेश में जब नदी का विलयन जो है क्षेत्र पर समाप्त होता है, नदी इस प्रकार जाए और कोई इधर साइड में छिद्र पड़ जाए और इसमें जो है नदी प्रवाहित हो जाए, तो यहाँ जो स्थलाकृति बनेगी दोस्तों, यहाँ जो स्थलाकृति बनेगी उसे हम कास्ट बोलेंगे, कास्ट स्थलाकृति बनेगी, ठीक है। तो लिखा गया है, तो सिंक के ऊपर सिंक के बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है और इस अवस्था में नदी घाटी का अंत एक विलयन क्षेत्र पर समाप्त हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अंधी घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। उसमें कौन कौन आता है, डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है और स्वीडन आता है, ठीक है। अगर भौगोलिक दृष्टि देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से नॉर्वे है, स्वीडन और फिनलैंड ये सब सम्मिलित हैं किसमें, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में। लेकिन अगर हम भाषाई आधार पर देख लें तो उसमें स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो जो है स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे सम्मिलित थे। लेकिन आजकल क्या है, फिनलैंड जो है, फिनलैंड को स्वीडन का ही भाग मानते हैं, तो फिनलैंड जो है स्वीडन का ही भाग है और इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, हम संयुक्त रूप से इन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से हैं, डेनमार्क है और नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो भारत से बड़ा कौन सा नहीं है, फ्रांस नहीं है, वैसे रूस बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, ब्राज़ील बड़ा है, कनाडा बड़ा है, ठीक है। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे जो बड़े 6 देश है वो कौन कौन से हैं, रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है।
अगला क्वेश्चन, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब किसके साथ स्पर्श नहीं करती है, ये बोल रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है स्पर्श करना या नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ स्टार लगा है, इसका सीधा हम जो है आंसर पढ़ते हैं। जाम्बिया जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। ये जो है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य उत्तर में है, इसके उत्तर में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मालावी और दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और दक्षिण में बोत्सवाना तथा दक्षिण पश्चिम में नामीबिया और पश्चिम में अंगोला देश जो है स्थित है। दिए गए सभी देश जो है जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं, मतलब ये जितने भी देश दिए गए हैं ये सभी जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन ही गला सेट किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है पूछा है, ठीक है। मध्य अमेरिका में पनामा स्थित है, होंडुरास स्थित है और ग्वाटेमाला स्थित है, लेकिन सियरा लियोन जो है मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सियरा लियोन। सियरा लियोन जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिनोई। जो ब्रिनोई देश है उसके साथ इंडोनेशिया भूमि साझा नहीं करता है। तिमोर लेस्ते के साथ करता है, पापुआ न्यू गिनी के साथ करता है और मलेशिया के साथ करता है। तो ब्रिनोई के साथ भूमि साझा नहीं करता है ये। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ बोर्नियो एवं सेवाटिक द्वीप पर, और पापुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी द्वीप पर, और तिमोर लेस्ते यानी पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर इसकी भूमि साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तिनियन, ठीक है। तिनियन जो है पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। कौन कौन से भाग है वो देख लेते हैं एक बार। टोंगा है, तुवालू है, ताइती है, ये सभी पॉलिनेशिया द्वीप समूह के भाग है। और जो ताइती है वो फ्रेंच पॉलिनेशिया का द्वीप का भाग है, और फ्रेंच पॉलिनेशिया समग्र रूप से किस में आता है, पॉलिनेशिया में ही आता है। ये देखिए इस टाइप के कुछ द्वीप समूह हैं, इन्हें आप चाहे तो याद रख सकते हो। ये पॉलिनेशिया है, ये जो है पॉलिनेशिया, ये माइक्रोनेशिया और ये क्या है, मेलानेशिया है। तो पॉलिनेशिया के अंतर्गत छोटे छोटे द्वीप आते हैं। कौन सा आता है, एक तो हवाई आता है जो फेमस है ना, तुवालू आता है, टोंगा आता है, न्यूजीलैंड भी किस में आता है, पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। और माइक्रोनेशिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मारियाना आइसलैंड आता है ना, और कैरोलाइन आता है, मार्शल आइलैंड आता है, किरीबाती आता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रोनेशिया के अंतर्गत। वहीं मेलानेशिया के अंतर्गत सोलोमन आइलैंड, सेंटा क्रूज और न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत कहीं नहीं आता, ये ध्यान रखना है। तो पॉलिनेशिया के कुछ महत्वपूर्ण ये हैं, ये और ये। वहीं माइक्रोनेशिया के मारियाना, कैरोलॉन और कैरोलाइन, और जो है मार्शल, किरीबाती, और अगर इसकी मेलानेशिया की बात करें सोलोमन, सेंटा क्रूज और न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है। तो वादे की भूमि जो है मिंडानाओ को कहा जाता है, मिंडानाओ को वादे की भूमि कहा जाता है, और ये फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा जो है केवल सीरिया नहीं है, बाकी ये सभी देश हैं। ओमान है, इराक है, कुवैत है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर और कुवैत शामिल हैं। वहीं भौगोलिक रूप से ईरान एवं जॉर्डन का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। स्थलवृत्त देश के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत्त देश है। तो जो है चाड इसका आंसर हो जाएगा। विश्व के स्थलवृत्त देशों की संख्या जो है निम्न दी गई है, और ये कितनी है, 45 है। मतलब टोटल अभी विश्व में लगभग 45 देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। कौन कौन से हैं, वो ये हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो, दीवार पे चिपका लो। ये पूछा जा सकता है, और काफ़ी बार पूछा गया, कोई एक कंट्री दे देगा और पूछ लेगा कि ये लैंड लॉक है कि नहीं है। तो अफगानिस्तान लैंड लॉक है, ऑस्ट्रिया है, भूटान है, बुर्किना फासो है, चाड है, हंगरी है, लाओस है, लग्जमबर्ग है, माली है, नेपाल है, रवांडा है, सर्बिया है, स्विट्जरलैंड है, युगांडा है, जाम्बिया है, अंडोरा है, अजरबैजान है, बोलीविया है, बुरुंडी है, चेक रिपब्लिक है, कजाकिस्तान है, लेसोथो है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, माल्डोवा है, नाइजर है, सैन मारिनो है, स्लोवाकिया, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, जिम्बाब्वे है, आर्मेनिया, बेलारूस, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और उसके बाद इथियोपिया, किर्गिस्तान, लिंचेस्टाइन, मालावी, मंगोलिया, पराग्वे, दक्षिणी सूडान, स्वाजीलैंड, तुर्कमेनिस्तान, वेटिकन सिटी और कोसोवो। ये सभी के सभी जितने देश हैं ये सभी लैंड लॉक्ड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। तो कौन सा है, केवल लाओस जो है एक ऐसा देश है दिए गए विकल्पों में जो स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। तो एक ये स्थल से घिरा है, ये घिरा है, ये घिरा है, लेकिन मॉन्टेनिग्रो नहीं घिरा है। मॉन्टेनिग्रो जो है एड्रियाटिक सागर से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसका हम व्याख्या पढ़ेंगे तो लिखा है, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्की से घिरा है, ठीक है। वहीं बोत्सवाना जो है नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। और वहीं इथियोपिया जो है
एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और केन्या दक्षिण सूडान और सूडान से घिरा है, लेकिन जो मॉन्टेनिग्रो है ये जो है एड्रियाटिक सागर से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही कूट का चयन कीजिए। तो दक्षिणी सूडान एक स्थलावृत देश है, इसकी राजधानी अकोवा में है। तो दक्षिण सूडान की राजधानी अकोवा में नहीं है दोस्तों, इसकी राजधानी जुबा है। ठीक है, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लैंडलॉक्ड तो है ये। और के बाद ये क्या लिखा है, इसकी मुख्य नदी कौन सी है? वाइट नील है, तो ये भी ठीक है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, ये गलत है। इसका मुख्य धर्म ईसाई है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 3 केवल। यह एक स्थल अवरुद्ध देश है। सूडान, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केन्या, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके बाद युगांडा। इससे क्या है, घिरा हुआ है चारों ओर से। और इसमें प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है? वाइट नील है। और इसका वर्तमान राजधानी क्या है? जुबा है। मुख्य धर्म कौन सा है? ईसाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा नहीं है? बोत्सवाना नहीं है। बोत्सवाना जो है अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है। ठीक, देशों के पुराने नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुराना नाम और नया नाम है, इससे मिलाना है। तो फार्मोसा जो है ताइवान को कहते थे एक टाइम पर, तो बी का पहला हो जाएगा। मेसोपोटामिया जो है इराक को कहते, तो सी का चौथा हो जाएगा। बर्मा जो है म्यांमार को, और श्याम जो है किस कहेंगे? थाईलैंड को। ठीक है, आंसर देखते हैं। ताइवान को फार्मोसा कहते थे, म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था, और थाईलैंड को हम जो है सियाम बोलते थे, और इराक को मेसोपोटामिया बोलते थे। ठीक है, देश और उसकी राजधानी एवं नगर के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी दोस्तों बॉन भी नहीं है। ठीक है, और न्यूयॉर्क भी नहीं है। बॉन जो है जर्मनी में एक महत्वपूर्ण शहर है, और न्यूयॉर्क जो है USA में एक महत्वपूर्ण शहर है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर से कौन से देश सीमा साझा नहीं करते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, और लगभग वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें जो है नॉर्वे जो कंट्री है वो इससे सीमा साझा नहीं करती है। किसे? बाल्टिक सागर से। अगर आप देखेंगे तो बाल्टिक सागर है कहाँ पे, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बाल्टिक सागर जो है दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के ऊपर स्थित है, मतलब उत्तर में स्थित है उसके। और अगर हम बात करें तो ये जो है एस्टोनिया, ठीक है, लिथुआनिया और लातविया, ये जो कंट्री हैं इनके, ये तीनों कंट्री जो है बाल्टिक कंट्री कहलाती हैं। ठीक है, और इनके साइड में ही, मतलब इनके पश्चिम में, यहाँ पश्चिम में बाल्टिक सागर है। ठीक, तो और यहाँ पे बाल्टिक सागर मान के चलो, और यहाँ पे ऊपर ये स्थिति, ये सबसे पहले पड़ता है देश, ये पड़ता है आपका फिनलैंड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पड़ेगा आपका स्वीडन। ठीक है, और यहाँ पे पड़ेगा आपका नॉर्वे। ठीक, तो नॉर्वे जो है इससे दूर पड़ जाता है, किससे? बाल्टिक सागर से। बाकी ये और ये दोनों देश जो है इससे अपनी सीमा साझा करते हैं, और ये देश भी अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो लातविया दिया है जो कि सीमा साझा करता है, लातविया यहाँ भी सीमा साझा करता है। और जो रूस है ना, रूस वाला हिस्सा वो भी जो है बाल्टिक सागर से टच करता है सीमा। तो नॉर्वे जो है वो सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर पढ़ते हैं सीधे। सभी देश जो है जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया एवं तुर्की मध्य पूर्व में स्थित हैं। ये जितने भी देश दिए गए हैं ये सभी के सभी मध्य पूर्व में स्थित हैं। ये क्वेश्चन ही गलत सेट किए गए हैं। और इसके बाद लिखा है कि तुर्की का कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण इसका उत्तर डी माना जा सकता है। मतलब ये है कि जो तुर्की है वो आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। तो अगर आप मानना चाहो तो इसको आंसर मान सकते हो। अदरवाइज ये सारे के सारे जितने कंट्रीज़ हैं ये सभी के सभी कहाँ आते हैं? मध्य पूर्व में आते हैं। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड। ठीक, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये सभी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि आर्कटिक वृत्त इनसे होकर गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नगर दिया है और नदी के किनारे अवस्थित दी है। तो वॉन है, कायरो है, न्यूयॉर्क है, वियना है। ठीक, इनके किनारे कौन सी नदी बहती है वो बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं सीधे। इसका पहले तो ये बोला कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित कौन सा नहीं है? वियना वाला सुमिलित नहीं है। वियना जो है डैन्यूब नदी के किनारे बहती है। कौन सी नदी आती है? डैन्यूब। ठीक है, डैन्यूब नदी के किनारे जो है वियना नदी बहती है, और बाकी ये सभी सुमिलित हैं। वॉन जो है राइन नदी किनारे है, कायरो नील नदी किनारे है, और जो कायरो है कहाँ पे? मिस्र की राजधानी है कायरा, वही है कायरो। ठीक है, और जो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी किनारे है, USA में पड़ता है। ठीक, वॉन जो है जर्मनी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? तो एक तो ये रॉटरडैम नहीं है, और जो है ज्यूरिख नहीं है। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, एक जगह का नाम है, बहुत ही फेमस जगह है ज्यूरिख। ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और उसके बाद जो रॉटरडैम है, ये एक संधि है, रॉटरडैम संधि। अगर आप लोगों को पता हो तो बताना, ये रॉटरडैम संधि किससे संबंधित है? और ये जगह जो है नीदरलैंड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नीदरलैंड में, ठीक। रीगा और जाग्रेब ये दोनों राजधानियाँ हैं, ठीक है। जाग्रेब जो है क्रोएशिया की राजधानी है, और जो लीगा है लातविया की राजधानी है, ठीक। यहाँ दिया गया है रीगा लातविया की राजधानी है, और जो जाग्रेब है वो किसकी राजधानी है? क्रोएशिया की है। अगला क्वेश्चन, देश दिए गए हैं और राजधानी गई है, मिलान करना है हमें। तो म्यांमार की राजधानी है वो क्या हो जाएगी? रंगून हो जाएगी। लाओस की क्या हो जाएगी? वियंतियन हो जाएगी। वियतनाम की हनोई हो जाएगी। कंबोडिया क्या हो जाएगी? नहोम पेन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, म्यांमार की नापिताऊ हो जाएगी, कंबोडिया की नहोम पेन, और वियतनाम की हनोई हो जाएगी, लाओस की वियंतियन हो जाएगी, ठीक है। म्यांमार को पहले हम क्या रंगून के नाम से जानते थे, जैसे यांगून भी बोल देते हैं आजकल। वर्तमान परिदृश्य में म्यांमार की राजधानी क्या है? नापिताऊ है, ठीक है। राजधानी दिया गया एक तरफ और एक तरफ देश दिए गए हैं, मिलान करना है। कंपाला जो है किसकी राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला, ठीक है। रवांडा क्या है? किगाली। और सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। और कांगो की राजधानी क्या हो जाएगी? किंशासा, ठीक है। यही है, युगांडा की राजधानी है कंपाला, रवांडा की किगाली, कांगो की किंशासा, और सूडान की खार्तूम। अगला क्वेश्चन, एक तरफ देश दी है, फिर से राजधानी मिलान करना है। तो कह रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन से सम्मिलित नहीं है? केवल एक इसमें सम्मिलित नहीं है, और वो है डोमिनिका, ठीक है। डोमिनिका जो है सेंट डोमिंगो राजधानी नहीं है, किसकी? डोमिंगा की। डोमिनिका की राजधानी है रोसेऊ, और डोमिनिकन गणराज्य की है सेंटो डोमिंगो। बाकी सब ये सम्मिलित हैं। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी है सेंट जॉन्स। अल सल्वाडोर की राजधानी है सन सल्वाडोर। बहामस की राजधानी है नसाउ, ठीक है। और डोमिनिका की राजधानी क्या है? रोसेऊ। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है सेंटो डोमिंगो, ठीक। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए हैं, एक तरफ राजधानी के शहर दिए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये देखते हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या हो जाएगी? सिडनी। क्वींसलैंड की राजधानी हो जाएगी ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की हो जाएगी मेलबर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगी? पर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनके राजधानी शहर, ये आपको पता होना चाहिए। वेल्स की राजधानी सिडनी, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक तरफ नदी दी है और दूसरी तरफ शहर दिया है, इनका मिलान करना है। तो वियना जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो यहाँ से देख लेते हैं। वियना जो है डैन्यूब नदी के किनारे है। नाइजर जो नदी है वो नियामी शहर के पास बहती है, और जो असंसियन शहर है, पराग्वे की राजधानी है असंसियन, और पराग्वे नदी के आसपास है। और जो बसरा शहर है वो सतल अरब नदी के किनारे है, ठीक है। इनको भी याद कर लेना। जलमंडल में पहला क्वेश्चन है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल शून्य रहता है, और अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तनाव के बीच पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर रहता है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख समुद्र। तो इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, ये सभी क्या है? कोर्सिका, ये सभी इटली के ही द्वीप हैं। सिसिली भी है, सार्डिनिया भी है, और कोर्सिका भी है, ठीक है। कोर्सिका फ्रांस का है, इटली का नहीं है, ठीक। तो बोल रहा है कि इनसे घिरे सागर का नाम कौन सा है? तो इनसे घिरा हुआ सागर है टेरहेनियन सागर, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को मैप पढ़ना ही पड़ेगा, बिना मैप के ये काम नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ पर मैप नहीं पढ़ा सकता हूँ, और मैप पढ़ाने बैठ गए तो कम से कम 4 से 5 घंटा लग जाएगा वीडियो बनाने में, ठीक है। मैं यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और उसके आंसर बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ से आप क्वेश्चंस का जो लेवल है वो समझ लीजिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो समझिए, और जाके वर्ल्ड मैप से रिविजन करिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेरहेनियन सी। यह सागर जो है भूमध्य सागर का ही एक भाग है। टेरहेनियन सी जो है वो इटली के पश्चिमी भाग में है। इटली जो है इस प्रकार की आकृति बनाता है, कुछ कुछ बूट के साइड शेप का है, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है टेरहेनियन सी है, टेरहेनियन सी, ठीक। और इसके अगर पूर्व की बात करें तो आयोनियन सी है, ठीक है, आयोनियन सी, ठीक। ऐसे ही आगे पढ़ के पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा जो है ग्रीस, और ग्रीस के पूर्व में कौन सा लगता है? तो लगता है एजियन सी, ठीक है। ये सब आपको मैप से ही क्लियर, जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, ये सब जो है आप मैपिंग से ही रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया टेरहेनियन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन सा है?
तो पश्चिम से पूर्व सागरों का क्रम पूछ लिया। अगेन इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर जो है कैस्पियन सागर पड़ेगा और उसके बाद अरल सागर पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है। तो सारगैसो समुद्र में एक सारगैसम नाम की वनस्पति पाई जाती है जो कि बहुत ही विशिष्ट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। यह इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, उत्तरी अटलांटिक विश्वद्वीपीय धारा के भंवर से होती है। ठीक है, और सारगैसम नामक वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लवणता के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। तो ग्रेट सॉल्ट झील जो है अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अमेरिका के उटाह राज्य में स्थित है। तो विश्व की नदियों में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। अपवाहित नहीं होता है इसका मतलब है कौन सा देश जो है नील नदी के रास्ते में नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चाड। चाड में जो है नील नदी नहीं बहती है, इथियोपिया में बहती है, युगांडा में बहती है और सूडान में भी बहती है। तो नील नदी चाड में प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान रखना। जबकि इथियोपिया में कौन सी नील बहती है, मतलब एक आपको पता हो तो एक है ब्लू नाइल और एक है वाइट नाइल। ठीक, जब ये दोनों मिल जाती हैं तब बनती है नाइल। ठीक है, और ये कहाँ बह के जाती है, ये गिरती है जाके भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। ठीक, और ये जो है मिस्र की राजधानी काहिरा, इस पर जो है एक पोर्ट बनाती है, उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ठीक है, अब ये सब वही बात है, सारे के सारे ये फैक्ट जो है आपके मैपिंग से ही क्लियर होंगे। मैप नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो राइन नदी जो है उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है कि रॉटरडैम का बंदरगाह जो है राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये सही है। ये गलत है, क्यों, क्योंकि राइन नदी जो है उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राइन नदी उत्तर जर्मनी में बहती नहीं है, तो ये गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा, केवल 2। तो जो राइन नदी है वो पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग प्रदान करती है, मतलब महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है, नीदरलैंड का जो रॉटरडैम बंदरगाह है वो राइन म्यूज सेल्ट नदियों के डेल्टा पर स्थित है और उत्तरी सागर में ये राइन नदी जाके मिल जाती है। ठीक है, और उत्तरी सागर नॉर्थ सी जो है इंग्लैंड वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पाया जाता है ये। ठीक, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाइए। नदियाँ दी हैं और दूसरी तरफ क्या दिया है, कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो लीना है, आमूर है, टिग्रिस है, माही है। ठीक, तो आंसर देखते हैं इसका। जो लीना रिवर है वो रूस में बहती है, आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है जाके। ठीक है, आमूर जो है रूस और चीन में जाके मतलब रूस और चीन में बहती है और प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। टिग्रिस जो है तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है और ये फारस की खाड़ी में जाके मिल जाती है। माही जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है और ये अरब सागर में जाके प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है, ये कहाँ की नदी है, ये जो है श्रीलंका की नदी है। तो श्रीलंका की नदियाँ जो है साधारणतः कैसी हैं, छोटी हैं, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। अरीय का मतलब होता है कोई उच्च भूभाग है और जो है यहाँ से जालीनुमा श्रृंखला से कई सारी नदियाँ निकली हों। ठीक है, इस टाइप की, तो ये जो है अरीय अपवाह हो जाएगा। ये जो अपवाह तंत्र बनेगा ये किस टाइप का बनेगा, अरीय अपवाह तंत्र। ठीक, तो वही है, अरीय रूप में बहती है और ये महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार की खाड़ी या हम बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। मेडागास्कर द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, किस महासागर में ये पड़ता है, तो हिंद महासागर में पड़ता है। मेडागास्कर द्वीप उसका सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है और ये पूर्व में मॉरिशस और पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। ठीक है, इसके पूर्व में जो है मॉरिशस देश लगा है और पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। तो द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, सबको पता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम लगाइए। तो देखिए नॉर्थ से साउथ पूछा है, मतलब नॉर्थ में कौन पड़ता है पहले और फिर साउथ में कौन पड़ता है, इस प्रकार। तो सबसे पहले पड़ता है होकाइडो, फिर पड़ता है होन्शु, होकाइडो फिर पड़ता है होन्शु और फिर उसके बाद पड़ता है शिकोकू और उसके बाद फिर पड़ता है क्यूशू। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखिए, सबसे पहले होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ठीक, ये हो जाएगा आंसर, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। लोमबोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य अवस्थित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाली और लोमबोक के मध्य जो है यह जल डमरू मध्य अवस्थित है। बाली और लोमबोक द्वीपों के मध्य स्थित है। जावा सागर को हिंद महासागर से ये क्या करता है, जोड़ता है।
झीलें एवं प्रपात पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी एवं सबसे लंबी झील है? तो आंसर हो जाएगा टंगनाइका झील। ठीक है, टंगनाइका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है और विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की भी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताना झील। ठीक है, ताना झील से निकलती है ब्लू नाइल। ठीक, ध्यान रखना है। और विक्टोरिया झील से क्या निकलती है? वाइट नाइल। वाइट नाइल। ठीक, अच्छा, इसको वाइट नाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है सिल्ट या बोल सकते हैं गाद कम होती है। ठीक है, इसकी मात्रा अत्यंत कम होती है, इसीलिए जो है हम इसको वाइट नाइल बोलते हैं। और जो ब्लू नाइल निकलती है ताना झील से, इसमें जो है सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू नाइल बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में थोड़ी कम साफ नज़र आती है। ठीक है, ऊपर से अगर आप देखोगे थोड़ा सा ब्लैकिश या नीली नीली कलर की दिखाई देगी, इसलिए आप इसको ब्लू नाइल बोलते हैं। और जो वाइट नाइल है उसमें जो है सिल्ट की मात्रा कम होती है, इसलिए हम इसको वाइट नाइल बोलते हैं। ठीक, तो ये दोनों जब मिल जाती हैं तो क्या बनती है? नाइल बनती हैं, मतलब नाइल रिवर बनती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए, पूर्वी भाग में जो है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और यह भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व नदी बेसिन के जल का उपयोग कितने देश करते हैं? 11 देशों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम जो है श्वेत नील के रूप में कहाँ होता है? महान विक्टोरिया झील से होता है। ठीक, और लेकिन अब हालांकि नवीन शोध क्या कह रहे हैं वो ये लिखा है। ठीक, लेकिन आपको नवीन शोध के अनुसार नहीं लगाना। ठीक, अभी आयोग ने अपना जो है चेंज नहीं किया डिसीजन। जिस दिन डिसीजन चेंज कर दे, वो मानने लगे कि नवीन शोध के अनुसार, आप भी वही लगाने लगना। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है? अभी आपको ध्यान रखना है कि जो वाइट नील है वो निकलती है विक्टोरिया लेक से, और जो ब्लू नाइल है वो निकलती है ताना लेक से। ठीक है, हालांकि नवीन अनुसंधानों से दक्षिणी रवांडा में किवू झील के निकट न्यूंगवे वनों को स्वीत झील का उद्गम माना गया है। ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाली इथियोपिया की ताना रिवर से निकलती है। ठीक है, इथियोपिया की ताना झील से, ताना लेक से निकलती है। ठीक है, रिवर नहीं। उसके बाद श्वेत नील और नीली नील नदियों के परस्पर सम्मेलन के पश्चात क्या बनता है? नील नदी का आविर्भाव होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो सुपीरियर झील पर कौन सा नगर स्थित है? डुलुथ स्थित है। डुलुथ जो शहर है वो सुपीरियर नदी के किनारे स्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो रेंडियर झील है वो रूस में नहीं बहती है दोस्तों। ठीक है, रेंडियर झील कनाडा में बहती है, ये ध्यान रखना है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। टिकाका जो झील है वो बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। जो उर्मिया झील है वो ईरान में है। जो अथावस्का झील है वो कनाडा में है। और रेंडियर भी कहाँ पे है? रेंडियर भी कनाडा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है मालावी है, न्यासा है, टंगनाइका है, जितनी भी झील है ये सारी की सारी अफ्रीका में, एशिया में नहीं है। बैकाल झील जो है रशियन फेडरेशन मतलब रूस में है। कैस्पियन सागर जो झील है या कैस्पियन झील भी बोल सकते हैं, ये एशिया और यूरोप की सीमा पड़ता है। और जो टंगनाइका है वो कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में पड़ती है। ठीक, मालावी कहाँ है? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। गलत, यह झील 3 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन से? युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है, यूकेटी। उसके बाद यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। बिल्कुल, ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। कौन सी? विक्टोरिया झील। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील जो है 3 देशों तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य अवस्थित है। और ये झील जो है भ्रंश घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बालकस झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो बालकस झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो विश्व धरोहर जो स्थल है वो है क्रोएशिया की प्रेटिवस झील। ठीक, इसे 1979 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। यह जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। देखिए, ये अकेला जो कथन है ये गलत है। ये कथन सही है। क्यों? ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित तो है, लेकिन जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, ये बोलना चाहिए पूरा। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। अगर ऐसा बोलेगा तो ये कथन सही हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया? गलत। उसमें जो है जाम्बेजी नदी ऐड नहीं की गई है। हाँ, ये आप कह सकते हो जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जाम्बेजी नदी पर है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2।
जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी स्थित है और इसे जो है द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नहरों के बारे में। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। कौन से, मतलब अगर ये सुएज नहर है तो यहाँ पर कौन सा पोर्ट है और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, ये पूछा गया है। तो देखिए पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज जो है इसके दोनों साइड पर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं। मिस्र के द्वारा, मतलब मिस्र के जो सिनाई पेनिनसुला है उसमें बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है ये। उसके बाद 1869 में ये बनकर तैयार हुई थी और इसकी कुल लंबाई जो है वो 193 किलोमीटर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है ये। दक्षिणी सिरे पर इसके क्या है, सुएज नहर है, ठीक है। जब हमने ये बात की थी तो ये जो दक्षिणी सिरा है यहाँ पर क्या है, सुएज नहर है, सुएज नहर, ठीक। और यहाँ पर क्या है, पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद, ठीक। पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है और इस नहर के बन जाने से यूरोप एवं एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इससे बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के जाना पड़ता था। सुएज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ठीक, ध्यान रखना है। विश्व के प्रमुख बांध के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ नदी दी गई है, दूसरी तरफ बांध दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो जो एक तरफ नदी है उनमें दिया है कोलोरेडो नदी, दामोदर, नील, जाम्बेजी। बांध के अंतर्गत दिया है आश्वान, कैरिबा, पंचेत हिल, हुबर, ठीक है ना। तो जो नील नदी है उस पर जो है आसवान डैम स्थित है, तो सी का पहला हो जाएगा। सी का पहला यहाँ और यहाँ दिया गया है। और जो कोलोरेडो नदी है उस पर जो है हुबर डैम स्थित है, ये देखिए हुबर डैम स्थित है। हम यहाँ देख लेते हैं सीधे सीधे। कोलोरेडो नदी पर हुबर डैम है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल है और नील नदी पर जो है आसवान डैम है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा डैम है, कैरिबा डैम है, ठीक, इंपॉर्टेंट थे ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैरिबा डैम निर्मित है, तो कैरिबा डैम किस पर है, जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। यह विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना है, ठीक है। चक्रवात के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था। 2013 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है नरगिस चक्रवात ने म्यांमार में भारी तबाही मचाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिलीविली है, बिलीविली क्या है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। बिलीविली ऑस्ट्रेलिया में पाया, ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है नामकरण किया गया है, ठीक है। तो ये लिखा है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विलीविली कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है और भारत में इसे क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। अब हम लोग वायुमंडल में पहला क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसका 78.8% है और उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसकी 20.95% मात्रा है। वहीं शेष लगभग 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सभी गैसें आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है, तो सबसे निचली सतह होती है क्षोभमंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और इसकी लगभग औसत ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। आर्द्रता के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है, रॉ होता है, कीन होता है या झुलसाने वाला होता है या मगी होता है, ठीक है ना। जो उमस वाला मौसम होता है ना, तभी हम बोलते हैं कि आर्द्र ऊष्मा जो है ज़्यादा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। पूछा गया है कि कौन सी गर्म जलधारा है, तो इसमें जो ब्राज़ील की जलधारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा है। फॉकलैंड, लेब्राडोर और कैनारी ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। ओशियन करेंट्स जितनी भी दी गई हैं उन सबका रिवीजन करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्थानीय हवाएं। फॉन एक स्थानीय पवन है और ये कहाँ बहती है, तो ये आल्प्स पर्वत की दक्षिणी ढाल पर बहती है ना। उत्तरी ढाल के सारे उतरती है और दक्षिणी ढाल के सारे क्या है, ऊपर चढ़ती है, ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव इसका स्विट्जरलैंड में रहता है, तो फॉन स्थानीय पवन हम क्या बोलेंगे, स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग जो है घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिया है। जो पंपास है वो कहाँ होते हैं, अर्जेंटीना में होते हैं और जो वेल्ड है वो दक्षिण अफ्रीका में होते हैं। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। पुस्ताज जो कहाँ होते हैं, हंगरी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये देखिए, पुस्ताज जो है अर्जेंटीना में, सॉरी पंपास अर्जेंटीना में, पुस्ताज हंगरी में, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया गया है ए और कार्ड दिया गया है। अभिकथन में कह रहा है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। बिल्कुल, जो पंपास के मैदान है वो अर्जेंटीना में ही पाए जाते हैं। वहीं पंपास की उपजाऊ मिट्टी जो है
तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है, ये भी कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या कारण अभिकथन के लिए एकदम सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। इसके लिए जो है हमें पता है कि कारण में अगर हम इसलिए शब्द जोड़ देंगे, इसलिए, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कथन पढ़ेंगे। अगर वो सही कथन को ठहरा रहा होगा तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। एकदम जो है वैलिड करार दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब हम लोग वन के बारे में पढ़ेंगे। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। ठीक है, 2010 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो विश्व बैंक के 2020 के आंकड़ों के अनुसार जापान में सबसे ज़्यादा जो है वन है, उसके बाद जो है इंडोनेशिया में, फिर उसके बाद भारत में, फिर उसके बाद चीन में। ठीक है, ये उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित पूछा गया, मतलब जो टोटल उसका एरिया है, ठीक है ना, जो टोटल एरिया है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, वो पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, जापान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। मानसूनी वन और विषुवतरेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन, कोणधारी वन दिए गए हैं। इन वनों के अंतर्गत कौन से पौधे पाए जाते हैं, वो है, तो जो महोगनी और जो रोजवुड है ये दोस्तों विषुवतरेखीय वन के आसपास पाए जाते हैं, मतलब विषुवतरेखीय वन में पाए जाते हैं ये। तो बी का क्या हो जाएगा, चौथा, तो बी का चौथा यहाँ है, इसका मतलब आंसर ए हो जाएगा। तो ये देखिए, मानसूनी वन में जो है सागौन और साखू टाइप के पौधे पाए जाते हैं, विषुवतरेखीय वन में महोगनी और रोजवुड टाइप के पौधे पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा एवं जैतून टाइप के, ठीक, भूमध्य सागरीय वन में जो खट्टे फल होते हैं उस टाइप के पौधे पाए जाएंगे। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भूमध्य सागरीय में कौन से टाइप का पौधा पाया जाएगा। कोणधारी जो वन होते हैं वो जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ चीड़ और फर जैसे पौधे उगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सागौन। सागौन जो है भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि ओक, चेस्टनट और जो जैतून है ये सभी भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है मानसूनी वन होते हैं और इनकी जो है दृढ़ काष्ठ होती है, ठीक है ना, मतलब मजबूत लकड़ी होती है। इनके वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा शीशम प्रमुख हैं। अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, अंगूर, संतरा जैसे जो नींबू वंश के सिट्रस टाइप के जो पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, भूमध्य सागरीय वन में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कार्ड है। अभिकथन कह रहा है कि विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भर वाला वन बायोम है। बिल्कुल सही बात है, जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु और जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अगर वहाँ जैव भार निकाला जाएगा तो सब सर्वाधिक निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद कार्ड कह रहा है कि विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पर सर्वाधिक जैव भर वाला वन बायोम पाया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सबसे सघन बायोम एवं सर्वाधिक जैव भर वाला बायोम है ये। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग जो है विश्व जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इथियोपिया। इथियोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, जबकि कॉन्गो, गैबून तथा जॉय, जिसे हम कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहते हैं, ये सब कहाँ है, भूमध्य रेखा पर ही स्थित देश हैं। ठीक है, इथियोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु में नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है दिए गए ऑप्शंस में से न्यूयॉर्क में नहीं पाएगी, न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाएगी, लॉस एंजलिस में पाई जाएगी, रोम में पाई जाएगी, केपटाउन में पाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जलवायु की किस्म दी गई है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो विषुवतरेखीय जलवायु कहाँ पाई जाएगी, भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाएगी, मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाएगी और सवाना कहाँ पाई जाएगी। विषुवतरेखीय जलवायु है वो कहाँ पाई जाएगी, कॉन्गो में पाई जाएगी दोस्तों, है ना। और उसके बाद जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो कहाँ पाई जाएगी, कैलिफोर्निया में। मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाएगी, बांग्लादेश में पाई जाएगी। ठीक है, और सवाना सूडान में, सवाना जो है सूडान में पाई जाएगी। सवाना का दूसरा नाम ही है सूडान तुल्य जलवायु। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, कॉन्गो जो है विषुवत रेखा से गुजरता है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी जलवायु हो जाएगी, विषुवतरेखीय जलवायु हो जाएगी। कैलिफोर्निया राज्य जो है अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और जो बांग्लादेश है वो मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ क्या पाया जाएगा, मानसूनी जलवायु क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक है, और अफ्रीका में स्थित सूडान सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है, और मतलब सवाना को सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है। तो संसार का आर्द्रतम स्थान जो है मासिनराम है दोस्तों, जो कि मेघालय में पड़ता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, कथन ए, विषुवतरेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के नहीं। ठीक है भाई, मान लेते हैं। ठीक, कार्ड क्या कह रहा है, विषुवतरेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, औसत वार्षिक तापांतर कम है और जो है दैनिक तापांतर भी सबसे कम है। ठीक, वार्षिक और दैनिक दोनों तापांतर सबसे कम है। लेकिन ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से ये कथन कैसे जो है रिलेट कर पाएंगे आप, किसी भी प्रकार से रिलेट नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, तो ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग प्रजातियों के बारे में, प्रजातियों में और जनजातियों में जो पहला क्वेश्चन है वो है कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो मसाई हो जाएगा। मसाई पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी उगांडा के पठारी प्रदेशों में ये पाई जाती है। ठीक है, ये किस प्रकार की जनजाति है, घुमक्कड़ है, पशुचारक है और अपना जीवन जो है निर्वाह करते हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था का इनका प्रमुख आधार क्या है, पशुपालन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका। ठीक, पूर्वी अफ्रीका। खिरगिज की बात करें तो ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, वहीं एस्किमो जो है ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बंतु। बंतु जो है सहारा में नहीं पाई जाती। बंतु कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाएगी, मध्य में पाई जाएगी और कहाँ पाई जाएगी, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाएगी। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और फुलानी जो है पश्चिम अफ्रीका में पाई जाएगी, मसाई जो है पूर्व अफ्रीका में पाई जाएगी, नूबा जो है सूडान में पाई जाएगी। ठीक, यहाँ देख सकते हैं, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाएगी, बंतु जो है पूर्व, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई जो है पूर्व अफ्रीका में पाई जाती है और नूबा जो है सूडान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। लेप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है, लेप्स जनजाति जो है यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। और यूरोप का टुंड्रा प्रदेश ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। स्कैंडिनेविया जो है यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में माना जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो सामी जनजाति जो है या लेप्स जनजाति प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। मुख्य तौर पे आप याद रखिए, जो लेप्स जनजाति है वो यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है हम लोग आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल में पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है ना, अभी अगर हम वर्तमान आंकड़ों पे देखें तो इसका आंसर क्या है, चीन ही रहेगा। ठीक, इसका आंसर चीन रहेगा। चीन सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का उत्पादन करता है, उसके बाद जो है भारत और उसके बाद रूस। तो अगर गेहूं के उत्पादन के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन करता है, चीन करता है गेहूं का उत्पादन। ठीक, और उसके बाद कौन करता है, उसके बाद करता है भारत, दूसरे स्थान पर आता है, और उसके बाद कौन करता है, रूस। ठीक, ये गेहूं के मामले में। और अगर चावल की बात की जाए, चावल, तो चावल के मामले में जो है भारत सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत, उसके बाद चीन और फिर बांग्लादेश। ठीक, ये क्रम याद रखिएगा आप गेहूं और चावल के मामले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। तो इस पर स्टार लगा है। एक तो सीधा हम लोग जो है व्याख्या पढ़ते हैं। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार जो चावल है उसकी मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टि से निर्यातक देश जो है नीचे दिए गए हैं, और वो कौन से है, भारत। भारत जो है सबसे अधिक निर्यात करता है चावल का, उसके बाद थाईलैंड, फिर उसके बाद वियतनाम, फिर कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, ये 2023 के आंकड़ों के अनुसार है और ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश अभी हम करंट में देखते हैं। ये देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन के 2023 के आंकड़ों के आधार पर अगर 3 शीर्ष उत्पादक राज्य निकाले जाएँ तो फिर सबसे पहले थाईलैंड आएगा, इंडोनेशिया आएगा, देन कौन सा आएगा, कोटे डी आइवरी। ठीक है, ये क्या है, एक आइलैंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। फसलें दी गई हैं और क्षेत्र दिए गए हैं। तो रबर कहाँ होता है, कहवा कहाँ होता है, जैतून कहाँ होता है, गन्ना कहाँ होता है। ठीक है, और उसके ये सामने क्षेत्र दिए गए हैं। तो जो है रबर की अगर हम बात करें तो रबर जो है मलेशिया में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये। और जो कहवा है, कहवा के लिए कोलंबिया है, और जैतून जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाएगा। तो इसका मतलब है जैतून इटली में पाया जाएगा, और जो गन्ना है वो मॉरिशस में पाया जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये बी। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं रबर जो है मलेशिया की है, कहवा जो है कोलंबिया में पाया जाता है, जैतून इटली की, और गन्ना जो है मॉरिशस का प्रमुख फसल है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, एक फसली कृषि विशेषता है। एक फसली कृषि विशेषता किसकी है? तो व्यापारिक अन्य कृषि की एक फसली विशेषता है। मतलब व्यापारिक उद्देश्य से अगर आप फसलों का उत्पादन करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? एक फसली कृषि है, ठीक है। वो व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से ऐसे देखा जा सकता है कि वहाँ एक फसली कृषि होती है। अगला क्वेश्चन, नीले हरे शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धान। जो चावल है, चावल की खेती में दोस्तों नीले हरे शैवाल जो है उनकी उर्वरता बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब जैव उर्वरक के रूप में काम में लाए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये दिखा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास तथा अन्य सब्जी में जीवाणु जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो उसका नाम है एजोटोबैक्टर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एजोस्पिरिलम जो है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सोरगम, मिलेट, गन्ना, मक्का आदि फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी एक जीवाणु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? तो चाय में क्या नहीं पाया जाता दिए गए विकल्पों में से? तो चाय में मॉर्फिन नहीं पाई जाती, चाय में थीन पाया जाता है, कैफीन पाई जाती है और टेनिन पाया जाता है। सर्वप्रथम चीन में चिकित्सीय पेय के रूप में इसका प्रयोग हुआ था। थीनाइन, कैफीन और पॉलीफेनॉल्स, टेनिल, थियोब्रोमाइन और उसके बाद थियोफाइनिल, ये सब चीज़ें जो है किस में पाई जाती हैं? ये सब चीज़ें चाय में पाई जाती हैं, लेकिन मार्फिन नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसके आंकड़े देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक जो है ग्रीन कॉफ़ी के मामले में कौन सा देश है? ब्राज़ील सबसे आगे है। अगर हम FAO के 2023 के आंकड़े देखें तो सबसे आगे ब्राज़ील है, उसके बाद फिर कौन आता है? वियतनाम आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, ठीक है। मूंगफली मुख्य फसल है। मूंगफली जो है किसकी मुख्य फसल है? कौन से देश? 2013 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो FAO के जो 2023 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से चीन जो है नंबर 1 पे आता है, भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है और जो नाइजीरिया है वो तीसरे स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आंख बंद करके जो है भारत लगा दीजिए। भारत अभी कई सालों से दूध उत्पादन में नंबर 1 पे बना हुआ है। 2022 के आंकड़ों में के आधार पर देखा जाए तो 5 शीर्ष दूध उत्पादक देशों का क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा भारत में, फिर अमेरिका में, फिर पाकिस्तान में, उसके बाद चीन में, फिर ब्राज़ील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? तो जो झूमिंग है वो कहाँ होती है, मिल्पा कहाँ होता है, लदांग कहाँ होता है? तो कौन से जोड़े सही हैं ये पूछ रहा है। लदांग जो है श्रीलंका में नहीं होता है, लदांग जो है मलेशिया में होता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ होता है? मलेशिया में। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2 जो है सही है। ये देखिए, झूमिंग कृषि जो है दक्षिण पूर्व एशिया में, मिल्पा जो है मैक्सिको में होती है, ठीक। और मध्य अमेरिका में इसको क्या मतलब मिल्पा जो हम बोलते हैं वो मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में बोलते हैं। वहीं जो लदांग है वो कहाँ होती है? इंडोनेशिया में। माफ़ करिएगा, मैंने मलेशिया बताया था। लदांग जो है कहाँ होता है? इंडोनेशिया में होता है, ध्यान रखना। उसके बाद जो स्लैश, इसको हम और क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न की पद्धति को बोलते हैं। कृषि पद्धति है ये, जलाया और राख कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? आदिम निर्वाह कृषि पद्धति, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। ये क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति जो होती है वहाँ पर, और जो है एमरॉल्ड, मूनस्टोन, एक्वामेरीन, एमेथिस्ट, रूबी, टोपाज, ये सभी जो है पत्थर वहाँ पर पाए जाते हैं और ये सभी प्रमुख हैं, ठीक है। और इसी क्षेत्र में कुछ कोयला खनन के भी कार्य हुए हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो अगर वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो जो है शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक में ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले आता है, फिर जो है ब्राज़ील आता है, फिर चाइना आता है, फिर कौन आता है? भारत आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। अब इस पर स्टार लगा दिया गया। ये 2013 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान में यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक 4 प्रमुख देशों में फ्रांस शामिल नहीं है। तो इनमें से जो है फ्रांस शामिल है ही नहीं, ये जो नंबरिंग यहाँ दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जर्मनी में जो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है वो नहीं पाया जाता। कौन सा? नारमंडी नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस के 2 क्षेत्र हैं। फ्रांस के कौन कौन से? एक तो प्रेनीज है और कौन सा है? नारमंडी। ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में पाए जाते हैं। कजाकिस्तान में जो है कारगंडा पाया जाता है और यूक्रेन में क्रिवाई राख पाया जाता है।
तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। कजाकिस्तान में कारागंडा, यूक्रेन में क्रिवायराग, फ्रांस में जो है नॉर्मंडी क्षेत्र पाया जाता है, और फ्रांस में ही प्रीनीज पाया जाता है। ठीक है, प्रीनीज जो है पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, आपको पता है। और ये किसके किसके बीच पाई जाती हैं? प्राकृतिक सीमा किसके किसके बीच बनाती हैं? ये बनाती हैं फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में ये पर्वत श्रेणी जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछूं तो बॉसजेस जो है पर्वत श्रेणी ये किसके मध्य पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। ठीक है, ये भी ध्यान रखने हैं आपको। ठीक इसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछूं कि जो जूरा पर्वत है, ठीक है, वो किसके किसके मध्य पाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड। ठीक, ये पर्वत श्रेणियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो उसका आंसर हो जाएगा रूर। जो रूर प्रदेश है वो जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है लॉरेन कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में पाया जाता है। ब्रस्टल जो है औद्योगिक प्रदेश, ये कहाँ पाया जाता है? ये यूके में पाया जाता है। वहीं सैक्सोनी कहाँ पाया जाता है? वो भी जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, तो रूर और सैक्सोनी ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। क्वेश्चन है लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादक देश दिए गए हैं। इसके सीधा आंसर देखते हैं हम लोग। जो लॉरेन अयस्क क्षेत्र है वो फ्रांस में पाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। मिडलैंड जो है यूके में पाया जाता है। किरुना जो है स्वीडन में पाया जाता है। कोस्ताने जो है कजाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियल झील का जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क भंडार के लिए। जो उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील वाला क्षेत्र है वो लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जबकि अपलेशियन जो क्षेत्र है कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात एवं इंजीनियरिंग। ठीक है, अब आपसे मेरी एक विनती है, वो ये देखिए मैंने जो है पूरा हाईलाइट करके रख लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक, इसका निकलवा लीजिए प्रिंट। ठीक है, इस फोटो को क्लिक करके आप लिख लीजिए ये जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते थे। एक तो मैंने देखो यहाँ पर जो है प्रमुख खनिज भंडार की दृष्टि लिखा है, मतलब दिया गया है, हाईलाइट किया है मैंने केवल, और जो प्रमुख खनिज उत्पादन की दृष्टि दिया गया है, इन दोनों को लिख लीजिए। भंडार की दृष्टि से अलग देश हो जाते हैं और उत्पादन की दृष्टि से अलग देश हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ही याद कर लेना है, और ख़ास तौर पे जो मैंने टिक कर रखे हैं इस प्रकार, वो तो आपको याद ही कर लेना है, भूलना नहीं है। बहुत ज़्यादा बार जो है परीक्षा में पूछा गया है वो। ठीक, और ये सभी कैसे हैं? लेटेस्ट आंकड़े हैं। ये जो है लेटेस्ट आंकड़े कहाँ से निकाले गए हैं? ये वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से 22 तक की जो रिपोर्ट आई थी, और मिनरल कमोडिटी समरीज जो दी गई थी 2025 में, उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने खुद ही जो है इन सबको मिलाया है। लगभग ये सारे सही हैं, मतलब ठीक ही हैं ये सारे। ठीक है, गलत नहीं दिया गया आंकड़ा। आप जो है इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो तेल भंडार जो है सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और अगर हम देखें 2020 के आंकड़ों के आधार पर, तो कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार जो है वेनेजुएला में है, और उसके बाद किसका स्थान आता है? सऊदी अरब का आता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है पश्चिम एशिया की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो यूएसए जो है नंबर 1 पे आ जाएगा। हालांकि जो चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि यूएसए के अंदर तेल भंडार बहुत कम है। यूएसए के अंदर तेल भंडार कैसे हैं? कम है, लेकिन फिर भी ये जो है उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है, उत्पादन में सबसे आगे है ये। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि भंडार जो है कहीं और पाए जाएं और उत्पादन के मामले में बाजी कोई और मार ले जाए। ठीक है, क्योंकि जिसके पास संसाधन होंगे चाहिए एक्सट्रैक्ट करने की, निकालने की, ठीक है, तो वो आगे हो जाएगा। तो इसी आधार पर जो है यूएसए के पास उत्पादन करने की क्षमता है तेल भंडार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। ठीक, ये देखिए इसमें लिखा है 2022 के आंकड़ों के आधार पर संपूर्ण विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है, जबकि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। ये कैसा है? विश्व में दूसरा है। ठीक, विश्व में भी ये दूसरा है। रूस एवं कनाडा का स्थान आता है इसके पश्चात, इनके पश्चात। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तेल कौन उत्पादन करता है? यूएसए, फिर सऊदी अरब, उसके बाद आता है रशिया, और उसके बाद कौन आता है? कनाडा। ठीक, ये क्या है? ये जो है
तेल उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, तेल उत्पादक राज्य, ठीक है, ये सभी तेल उत्पादक राज्य, ध्यान रखिएगा, क्रम से दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश वर्तमान में कौन है, ये देखते हैं। तो देखिए 2022 के आंकड़ों के आधार पर गिनी जो है विश्व में बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादन करता है, और उसके बाद जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और चीन आ जाएगा, ठीक है। तो गिनी सबसे पहले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना। भारत का जो है बॉक्साइट उत्पादन में 6वां स्थान आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, कौन सा है? जाम्बिया है। जाम्बिया में सबसे ज़्यादा जो है तांबा का उत्पादन होता है। ये था, इसका आंसर 2010 के हिसाब से सही है, लेकिन अगर हम वर्तमान आंकड़ों की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा हो गया? DR कांगो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक देश? DR कांगो, और ये कहाँ की बात कर रहे हैं? अफ्रीका में, ठीक है। चुकीटा माटा चिली में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तांबा। तांबा जो है चुकीटा माटा में बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो तांबा खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है। ये कहाँ पाया जाता है? चिली में पाया जाता है। चिली की राजधानी क्या है बताना आप हमें, ठीक है। चिली की राजधानी है सैंटियागो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो इसका हम सीधी जो है व्याख्या पढ़ते हैं। वो देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से रूस में संसाधनों का भंडार निम्नलिखित है। तो रूस में जो है सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है, और यह विश्व में दूसरा स्थान रखता है। लौह अयस्क के मामले में यह तीसरा स्थान रखता है। हीरा के मामले में प्रथम स्थान रखता है, ध्यान रखना, हीरा के मामले में सबसे आगे है ये। और किसकी बात कर रही है? ये भंडार के मामले में बात चल रही है रूस में, ठीक है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2021 में रूस में कितना टन यूरेनियम है? लगभग 4,80,900 टन यूरेनियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस में कुजवास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। नोवोस्किर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। पढ़ते हैं आंसर इसका। रूस में कुजवास क्षेत्र जो है मुख्य रूप से कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। कोयले के साथ ही लौह अयस्क, बहुधात्विक अयस्कों जैसे सोना, मैग्नीज आदि खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। जो कैमेरोवोस क्षेत्र है वही कुजवास जो है उसी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी साइबेरिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये, और कुजवास क्षेत्र के कारण ही नोवोसिर्स्क औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? भंडारक नहीं पूछा है, उत्पादक है। तो उत्पादक के मामले में कौन आ जाएगा? रूस आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, हीरा उत्पादक देशों की स्थिति, शीर्ष 3 देश दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है रूस करता है, उसके बाद बोत्सवाना करता है, फिर कनाडा करता है, ठीक है, उत्पादन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से दोस्तों जितने भी ये विकल्प दिए गए हैं, हालांकि अब ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ये देखिए सब पुराने क्वेश्चन हैं। इसके लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जो आपको मैंने मिनरल की रिपोर्ट दिखाई थी उसको पढ़िए, उसी को याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि इन क्वेश्चन को हम पढ़ के केवल ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से टाइप के जो है खनिज संसाधन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। उनको याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। याद क्या करना है? याद हमें करने हैं जो वर्तमान में खनिज संसाधन के मामले में किसके पास कौन समृद्ध है सबसे ज़्यादा, वही याद करना है, ठीक। तो इसमें से कोई सम्मिलित नहीं है। अगेन आपको पढ़ना क्या है? जो मिनरल रिपोर्ट है उसको पढ़िए जाके, ठीक है। इसमें भी जो है आपको मिनरल की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, ठीक। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक जो है, इसको रिपोर्ट को पढ़िए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। मैक्सिको सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है चांदी के मामले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। देश दिए गए हैं और प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिया गया है। तो चार्ट जो है किसके मामले में सबसे आगे है? वो है पेट्रोलियम को निर्यात करने में सबसे आगे है। और नाइजर जो है यूरेनियम को निर्यात करता है। रवांडा जो है कहवा या कॉफ़ी को जो है निर्यात करता है। वहीं बेनिन जो है कपास को निर्यात करता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। नगर और उद्योग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। केंद्र और उद्योग दिए गए हैं। तो जो नागोया है वो जो है किसके लिए फेमस है? वो जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। नागोया में हाँ सूती वस्त्र उद्योग होता है। तो ये क्या हो गया? ए का तीसरा हो गया, ठीक। इसका सीधा सीधा हम जो है आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए, नागोया में सूती वस्त्र उद्योग भी है और ऑटोमोबाइल भी है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग भी है और क्या है? ऑटोमोबाइल्स भी हैं। उसके बाद सलेम जो है लौह इस्पात के लिए फेमस है। और जो लॉस एंजलिस है वहाँ हवाई जहाज का जो है उद्योग है, इसलिए वो फेमस है। और जो अबादान है वहाँ पर जो है तेल शोधन कारखाना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये
जो चेल्याब्रिंग्स है वहाँ पर जो है पोत निर्माण का काम नहीं होता है। ठीक, सीधा आंसर देखते हैं इसका। उद्योगों की विशिष्टता का सही क्रम इस प्रकार है। जो अनसन है चीन में पाया जाता है, ये किस लिए फेमस है? लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए। डेट्रॉइट जो है अमेरिका में पाया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद जो हवाना है ये क्यूबा में पाया जाता है, सिगार उद्योग के लिए फेमस है। नगोया जो है जापान में पाया जाता है, नगोया प्रोटोकॉल भी हुआ था एक, इन्वायरमेंट में आप लोग पढ़ते होंगे। ये जो है सूती वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जो चेल्याब्रिंग्स है ये रूस में पाया जाता है। ठीक है, धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। मिलान जो है इटली में पाया जाता है, ये रेशमी जो है वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। वहीं जो मॉस्को है रूस की राजधानी है, धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। ओसाका जो है जापान में पाया जाता है, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। वहीं शेफील्ड जो है इंग्लैंड में पाया जाता है, ये कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। वहीं जो वेनिस है इटली में पाया जाता है, यह कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। जो ग्लासगो है स्कॉटलैंड में पाया जाता है और पोत निर्माण उद्योग पे ये जो है संलग्न है। वहीं ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है और यहाँ कागज निर्माण का उद्योग लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है शहर थे और कहाँ पे क्या अवस्थित है वो दिए थे, आपको याद कर लेने हैं। अब जो है हमें पोत निर्माण और जो है राज्य से संबंधित चीज़ें पढ़नी है। तो ये देखिए, ये सारे के सारे जो राज्य हैं यूएसए के हैं। इसमें से कौन सा मिलान नहीं खा रहा है? तो वो जो है फ्लोरिडा मिलान नहीं खा रहा है। किससे? कैम्डन से। तो कैम्डन क्या है? एक पोत निर्माण केंद्र है। ठीक है, कैम्डन है कहाँ पे? तो ये है न्यू जर्सी में। ठीक, बाकी ह्यूस्टन कहाँ पे है? टेक्सास में है। और स्पैरो रूज जो है कहाँ पे है? मैरीलैंड में है। न्यू अर्लियंस कहाँ पे है? लुइसियाना में है। ठीक है, कैम्डन जो है अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक काउंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और FAO की जो वार्षिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर देखा जाए तो भी जो है चाइना सबसे आगे है। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऊन के मामले में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन से जो है जनवरी में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। तो जर्मनी में जो है दोस्तों जो वुपरवाल है, वुपरताल जो है वो जो है जर्मनी में स्थित है। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रूस में है। और जो ब्रेडफोर्ड है वो कहाँ पे है? यूके में है। वहीं जो प्रेटो है वो कहाँ पे है? इटली में है। ये क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा। प्रेटो जो है इटली में है, वुपरताल जो है जर्मनी में है, और जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये रशिया में है, और ब्रेडफोर्ड कहाँ पे है? ब्रेडफोर्ड जो है यूके में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। फूट लूज ऐसे उद्योग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं लेकिन फिर भी जो है उनके निर्माण में या उनसे जो है संबंधित किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं होता है या वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, इसका ये देखिए व्याख्या लिखा है, फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है और इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो है ये स्थान स्वतंत्र उद्योग होते हैं, इन्हें ऐसा कहा भी जा सकता है। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान में जो है बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। क्यों? तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जापान में जो है लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अतः यह है कई देशों से उच्च कोटि का लौह खनिज तथा कोयला आयात करता है और यही कारण है कि आधुनिक तकनीक के साथ ही यह यातायात खर्च कम करने के लिए बृहद आकार जहाज़ों को उपयोग में लाता है ये। और यहाँ अधिकांश कारखाने जो है बंदरगाहों या समुद्र तटीय नगरों में स्थित हैं। ठीक है, जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये जितने भी कथन दिए गए हैं कौन से कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है, और यहाँ जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी के सभी कैसे हैं? सही हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, एकदम सही है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जो है दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित है, ये भी ठीक है। जापान का जो उत्तरी क्यूशू क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ठीक बात है। और जो पूर्वी एशिया में जापान जो है जलयान निर्माण में अग्रणी है, ये भी सही है। 2010 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था, बट आप मानिए ये सारे के सारे कथन कैसे हैं? सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। कथन और कार्ड दिया गया, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, ये बात सही है। ठीक है, और कारण कह रहा है कि वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये क्या है? कारण है। लेकिन ये लिखा है वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और यह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, इसीलिए
इसीलिए आगे हम जोड़ेंगे ये संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो ये दोनों कथन जो है सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के दो बृहद विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है कौन? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय मार्ग है ये भी ध्यान रखना है। पत्तन एवं बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है पोतभार टनभार की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम जो है बंदरगाह कौन सा है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? संघाई। अगर हम जो है लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो उसमें भी जो है संघाई चीन जो है सबसे आगे आता है, उसके बाद सिंगापुर आता है, फिर जो है निगम्बो साउझान आता है, ये भी जो है चीन का ही पोर्ट है। तो कंटेनर क्षमता के आधार पर ये जो है विश्व के शीर्ष 3 बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन सा देश है? तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में ठीक है, सकल टनभार में पूर्णता के आधार पर सबसे बड़े जहाज निर्माता जो है अंकटाड के 2020 के आंकड़ों के अनुसार पर चीन सबसे पहले आएगा, फिर दक्षिण कोरिया आएगा, फिर क्या आएगा? जापान आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ये जो है बलूचिस्तान में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अब जो हम विविध के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट बैंक जो है कहाँ स्थित है? देखिए जो बैंक है ये बैंक पैसे वैसे वाला बैंक नहीं है, ये जो बैंक होता है इसका मतलब है किनारा। ठीक है, और ऐसे किनारों पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? मत्स्य पालन होता है। ठीक है, और इसी टाइप का एक बैंक और है, उसका नाम है डॉजर बैंक। ठीक, तो कह रहा है कि ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ग्रैंड बैंक जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है ऐसे बैंक जो है, आप लोकेशंस ध्यान रखिएगा, मैपिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ का है? तो बरमूडा ट्रायंगल जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मायामी का जो तट है, जो कि दक्षिण फ्लोरिडा में पाया जाता है, वो जो है बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला क्या है? एक त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। ठीक है, तो मायामी का मिला लो और बरमूडा को मिला दो और उसके बाद जो प्यूर्टो रिको को क्षेत्र है उसको मिला दो तो बन जाएगा क्या? बरमूडा ट्रायंगल। ठीक, बरमूडा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये और ये क्षेत्र होते हैं। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो पहला को जो कथन है वो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर यह स्थित है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो ये गलत है, इसकी लंबाई जो है लगभग 2300 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और यह प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। ये भी ध्यान रखना है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है और यह क्वींसलैंड के तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, क्वींसलैंड तट है ऑस्ट्रेलिया का, वहीं पर है ये। और जो है यहाँ 400 प्रकार के प्रवाल हैं और 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियाँ हैं। यहाँ पर लगभग 4000 प्रकार की मोलस्क प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है। तो विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक देश है इटली। ठीक, अगर हम नवीन आंकड़ों की बात करें तो इटली सबसे आगे है, उसके बाद फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर जो है अमेरिका है और फिर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है? दिए गए विकल्पों में से तो ओपेक के सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए, ओपेक उन सदस्यों का समूह है जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। इंडोनेशिया ने वर्ष 2016 में इसकी सदस्यता क्या की थी? त्याग दी थी। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके संगठन सदस्य में कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबोन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और वेनेजुएला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद रखने हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भाषा। भाषा जो है थाईलैंड में नहीं है। ठीक है, भाषा कहाँ पे है? भाषा इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट। ठीक, डेनिश जो है ये क्या है? ये भाषाएं हैं और ये क्या दिए गए? देश दिए गए हैं। तो जो डेनिश भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? डेनमार्क में बोली जाती है। डच जो है नीदरलैंड में बोली जाती है। मंदारिन चीन में बोली जाती है। और भाषा कहाँ बोली जाती है? भाषा जो है इंडोनेशिया में बोली जाती है। ठीक है, ना कि थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन, चेर्नोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। चेर्नोबिल परमाणु आपदा कहाँ घटित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन में। जब ये घटित हुई थी तब ये सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, 1986 में ये घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे इसका आंसर था। ठीक है, लेकिन अगर हम नवीन आंकड़ों की बात करें तो चेंज हो जाएगा।
इसमें जो है चीन जो है प्रथम स्थान पे है, उसके बाद किसका स्थान आता है, ब्राज़ील का आता है, फिर अमेरिका का आता है, उसके बाद कनाडा का स्थान आता है। ठीक है, तो जल विद्युत से 99% ऊर्जा प्राप्त करने के मामले में सबसे आगे चीन है, फिर कौन आता है, ब्राज़ील है, फिर उसके बाद कौन आता है, यूएसए आता है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आता है, कनाडा आता है। ध्यान रखना, ये नवीन आंकड़े हैं ये। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है एपिसेंटर, अधिकेंद्र। ठीक है, एपिसेंटर। ठीक, और जहाँ ये चीज़ महसूस की जाती है, मतलब जहाँ से ये उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति, भूकंप की, उसको क्या बोलते हैं, भूकंप मूल बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप मूल बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ये जो है चाइना ने अपनाई थी, इसके कारण जो है भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। कौन से देश ने अपनाई थी, चाइना ने। ठीक, ध्यान रखना, फेमस है ये काफ़ी। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आर्थिक एवं सामाजिक नीति है जिसे चाइना ने 1958 से 1960 के बीच में लागू किया था, और इसकी वजह से लगभग 2 करोड़ लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी भूख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहर जो है वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थित हैं, तो स्थित नहीं है, ये पूछा है, अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो अफगानिस्तान में जो है फरगना स्थित नहीं है और समरकंद स्थित नहीं है। स्थित कौन कौन से हैं, गजनी है और कांधार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, इसका आंसर 2 और 4 ही है। ठीक है, गजनी और कांधार जो है अफगानिस्तान में है, जबकि फरगना और समरकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। ठीक, अगला, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल जो है तेल उत्पादक राज्य है, यह है, अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। दूसरा कथन कह रहा है 1867 ईस्वी में रूसियों ने इसे जो है रूसियों से खरीदा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है और इसे 1867 ईस्वी में अमेरिका ने रूस से खरीदा था। ठीक है, ध्यान रखना है। मेगापोलिस शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका प्रयोग जो है जीन गॉटमैन ने किया था सबसे पहले, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। और इसमें एक चीज़ गलत है, वो ये कि मेगापोलिस नहीं लिखा होना चाहिए, मेगालोपोलिस लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो मेगालोपोलिस जो है ये शब्द दिया था सर्वप्रथम फ्रेंच भूगोलवेत्ता ने, और वो कौन थे, जीन गॉटमैन थे। इन्होंने 1961 में अपनी पुस्तक लिखी थी, मेगालोपोलिस द अर्बनाइज्ड नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, उसमें उन्होंने ये शब्द दिया था। ठीक, और इस प्रकार जो है आपके सारे PYQ किससे रिलेटेड, वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड ख़त्म हुए। ठीक है, अब मेरी आपसे एक ही विनती है, वो ये कि आप जो है अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो है वीडियो को शेयर करिए प्लीज़, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चैनल जो है थोड़ा सा ग्रो करे, उसके बाद जो है हम और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे और अच्छा जो है काम करेंगे। तो इसी के साथ जो है हम आपसे विदा लेते हैं, अब नई वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।